डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके मॉडल पेपर के बारे में जो कि केमिस्ट्री का है। तो रसायन विज्ञान के इस मॉडल पेपर में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बहुत ही ज़्यादा यह प्रश्नों की श्रृंखला इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपको मॉडल पेपर मिलता है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर देखिए आपका पहले जो पेपर मिलता है पहला, तो सबसे पहली बात कि समय दिया जाता है आपको, टाइमिंग। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय का पेपर होता है और पूर्णांक जो होता है आपका 70 नंबर का होता है। तो ये 15 मिनट देखिए निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को देखिए क्या मिलता है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। तो इसलिए प्रश्नों को पढ़ा करिए, उसी समय ज़्यादा टैलेंटेड मत बन जाइए, बल्कि उसमें इस प्रश्नों का चुनाव कर लीजिए कि किस प्रश्न पर मैं ज़्यादा मैटर लिख सकता हूँ। देखिए, नोट में कुछ बातें हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक के सम्मुख दिए गए, यहाँ पर भी देखिए दिया रहेगा। देखिए 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर आप जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान होता है, भौतिकी होता है या जीव विज्ञान होता है, तो इन सभी में 30 नंबर जो होता है वो प्रयोगात्मक मिलता है, यानी उसको प्रैक्टिकल पर मिलता है। और फरवरी के प्रारंभ में या तो देखिए जनवरी के लास्ट में आपको नोटिस मिल जाएगी और फरवरी में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। तो इसलिए देखिए आपका तो 30 नंबर उधर से हो जाता है और 70 नंबर का ही पेपर होता है। पहले फर्स्ट और सेकंड रसायन के नाम से पेपर आते थे, लेकिन अब एक ही केवल एक प्रश्न पत्र बनता है, उसी में 70 नंबर का आपका पूरा टोटल बन जाता है, यानी भाग 1 और 2 दोनों को मिलाकर केवल एक पेपर बनता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग महत्व प्रश्नों की सीरीज को। और आज के इस जो मॉडल पेपर हम लोग का बनाया गया है, उस मॉडल पेपर का जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपको दिया गया है इसमें प्रश्न जो पहला है आपका, वो बहुविकल्पी प्रश्नों का सेशन स्टार्ट हो रहा है। पहला देखिए, इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, पहले का जो प्रश्न है, फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। ये बहुविकल्पी का आपका प्रश्न है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एफसीसी से शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, और इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया गया है 6। तो कितने परमाणुओं की संख्या इसमें होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 जो होते हैं वो परमाणुओं की संख्या टोटल होती है। देखिए, बात हो रही है फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड अगर हम लोग देखें, कोई भी अगर छोटा सा अगर आप लूडो की गोटी देखते हैं, ठीक है, तो उस गोटी में आप देखते हैं कि आपको कितने फलक दिखाई देते हैं। तो उसमें 6 फेस होते हैं, जैसे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बाएं दाएं हो गया, ठीक है, और देखते हैं हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, ठीक है। तो फेस सेंटर अगर हम लोग अगर छोटा सा कमरा देख लीजिए, रूम में अगर आप देखते हैं तो उस रूम में आप बैठे हैं, तो उसमें देख लीजिए कि आप फर्श पर बैठे हैं, छत पर, और आपके सम्मुख, आपके पीछे, और आपके दाएं और आपके बाएं, ये फलक हो गए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखिए, क्या अगर मकान के ऊपर दूसरा मकान, मकान के ऊपर दूसरा मकान, फिर मकान के बगल में दूसरा मकान, तो अगर कोई एक मकान है तो उस मकान में देखेंगे अगर कोई रखा हुआ है एटम, कोई परमाणु रखा हुआ है, तो उससे सटा हुआ दूसरा मकान भी है। तो जो फेस पर मिलेगा आपको, तो आधा भाग इधर रहेगा और आधा भाग कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, देखिए ऊपर भी है कि वो मकान अगर कोई ऊपर है तो उससे ऊपर भी कोई मकान है, तो उसका भी जो परमाणु अगर होगा उसमें उसके फेस पर, तो उसका जो एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा और एक हिस्सा नीचे रहेगा। तो मतलब 1/2 भाग आ रहा है, तो परमाणु का 1/2 भाग और 6 फलक है, तो 6 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 × 1/6 6 हो जाएगा इंटू मल्टी। तो हम लोग अगर कट करेंगे तो 3 आएगा आपका, ठीक है। और जानते हैं कि इससे सेंटर्ड में क्या होता है, एक परमाणु होता है। तो टोटल जो आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मिलता है वो 4 परमाणु मिलते हैं। तो जो पहला आपका प्रश्न था ऑप्शन नंबर का, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 4 परमाणु होते हैं। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ख की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंघ गुण नहीं है, अणुसंघ गुणधर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए, जो अणुसंघ गुणधर्म वास्तव में अगर देखा जाए तो देखिए विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके अणुओं की संख्या पर ये डिपेंड करता है मुख्य रूप से अणुसंघ गुणधर्म। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें से अणुसंघ गुणधर्म को प्रकट नहीं करता है या प्रदर्शित नहीं करता है, इसके बारे में हमें देखिए बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो दिया गया ऑप्शन नंबर 1 है परास्पर दाब दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है पृष्ठ तनाव दिया गया है, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है वाष्प दाब में अवनमन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो दिया गया है हिमांक में अवनमन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव देखिए जो होता है वो अणुसंघ गुणधर्म को प्रकट नहीं करता है।
तो ख प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पराशर दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तो ये सभी जो हैं वो विलियन के अणुसंग गुणधर्म होते हैं। देखिए दाब का, वाष्प दाब की बात हो रही है यहाँ पर, तो बर्तन की सतह पर जो दाब लगता है हम लोग इस पर बात करेंगे बाद में आपसे, ठीक है। अणुसंग गुणधर्म को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल में देखिए हम लोग मॉडल पेपर के बारे में चल रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर होता है रसायन विज्ञान का, वो किस प्रकार से आपका आता है, या बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कैसे पेपर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। जो ग हम लोग का प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड जो है लीटर प्रति मोल सेकेंड हो जाएगा, और थर्ड जो है आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और जो चौथा है मोल सेकेंड इनवर्स या मोल प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ग जो प्रश्न दिया गया है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मैं देखिए निकालने के लिए भी कभी पूछता है कि शून्य कोटि के विज्ञान प्रथम कोटि के विज्ञान का जो दर नियतांक है उसको फाइंड आउट कीजिए। ये मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं इसको भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो ग प्रश्न का फिलहाल में हम लोग देखिए मॉडल पर पढ़ रहे हैं, तो ग प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। घ हम लोग का प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 1 है एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 2 है बेंजाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 3 है ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है फार्मेल्डिहाइड। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड जो होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। देखिए इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि देखिए फार्मेल्डिहाइड जो होता है उसमें क्या होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। HCHO देखिए इसका पूरा वो हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन न होने के कारण जो होता है फार्मेल्डिहाइड जो होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अंगा जो प्रश्न इसमें दिया गया है, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें दिया गया C2H4, ऑप्शन नंबर 2 है NH3, ऑप्शन नंबर 3 है C2H5NO2, ऑप्शन नंबर 4 है C2H5OH। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका ऑप्शन में, तो एथिल एमीन, तो देखिए एथिल एमीन की बात हो रही है, तो एमीन NH2 ग्रुप जो होता है वो एमीन हम लोग उसको पढ़ते हैं, और एथिल एथ में ब्यूट हेक्सेन आप जानते ही हैं कि 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, सेकंड कार्बन रहेगा, तो जो सेकंड कार्बन हो जाता है इसका मतलब फुल इसका फॉर्म क्या हो जाएगा एथिल एमीन का, CH3CH2NH2। ये एथिल एमीन का क्या है फार्मूला हो जाएगा आपका, और HNO3 से क्रिया कराया जा रहा है। तो देखिए मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, एथेनॉल और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, C2H5OH। तो C2H5OH जो होता है इसमें बनता है इसी क्रिया से। तो अंगा प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं च प्रश्न की ओर। च हम लोग का जो प्रश्न है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन नंबर 2 है कीटोन समूह, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रॉक्सिल समूह, ऑप्शन नंबर 4 है NH2 समूह। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह जो होता है वो ग्लूकोज के अपचायक गुण को प्रदर्शित करता है। तो च का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग को बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की सीरीज में, और आपका जो मिलता है सेकंड फिर अति लघु या लघु में हम लोग इन प्रश्नों को रख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का क देखिए इसमें क्या है, एक तो ए परमाणु संख्या जो 100 इसका दिया गया कि संरचना BCC है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं। अंतः केंद्रित देखिए एकक कोशिका होती है तथा एकक कोशिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए, तथा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या ज्ञात कीजिए। वो गदरों नंबर जो होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, NA इसे प्रकट करते हैं, इसे हम लोग 6.023 × 10⁻23 पर मोल यानी मोल इनवर्स होता है इसका मान होता है, ठीक है। यानी एक ये जो आपका अवगदर संख्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं बाकायदा इनका हल करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मॉडल पेपर को फिलहाल में लोग देख लेते हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज रहेगी इसमें से फिर उनको कराया भी जाएंगे आपसे। आप अपने से खुद से कीजिएगा, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इसका आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख हम लोग का है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शन देखिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफाइन मोल फ्रैक्शन। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो देखिए मोल प्रभाज देखिए किसे कहते हैं हम लोग, तो कोई भी अगर सॉल्यूशन है विलियन है तो उसमें जानते हैं आपकी विलेय होता है और विलायक होता है, यानी जो घुलता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसमें घुलता है उसे विलायक बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी हो गया आपका, पानी में आप चीनी डाल रहे हैं तो पानी आपका विलायक हो जाएगा और चीनी आपका क्या होगा, विलेय हो जाएगा। सॉल्यूशन बनता है इस प्रकार से, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो दोनों का अलग अलग मोलों की संख्या तो होगी भाई, विलेय का मोलों की संख्या अलग होगी और विलायक के मोलों की संख्या अलग होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। यानी जब हम लोग मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पूरा मोलों की संख्या आ रही है तो उसमें कितने लोग हैं जो कि विलेय के मोल हैं और कितने उसमें से ऐसे लोग जो कि विलायक के मोल हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं मोल प्रभाज को, तो किसी भी विलियन में, कोई भी विलियन अगर हम लोग किसी भी विलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या का ना, या कोई एक हम लोग लें कि विलेय के मोलों की संख्या का विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्याओं का टोटल जब योग कर लेते हैं तो उसका जो अनुपात मिलता है तो उसे ही हम लोग विलेय का मोल प्रभाज बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग विलायक का मोल प्रभाज बोलते हैं। तो किसी एक का आप ले लें, चाहे विलियन का, चाहे विलेय का ले लें, चाहे विलायक, किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या का विलियन के कुल मोलों की संख्या के साथ जो अनुपात बनता है उसे ही हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। ये मोल फ्रैक्शन होता है आपका। देखिए, मोल फ्रैक्शन एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध में राउल्ट ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैं राउल्ट का नियम आप लोग को हल करना या प्रूव करना नहीं सिखाऊंगा, बहुत ईजी है और आपके 2 से 4 नंबर देकर चला जाता है। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है, देखिए नियमित रूप से आपके परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू जो W हो जाएगा ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, या इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग फार्मूले पर बात कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको सॉल्यूट इसका जो प्रूफ कैसे किया जाता है इसको भी मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। बढ़ते हैं प्रश्न 2 के ग की ओर। देखिए ग जो प्रश्न इसमें दिया गया है, 1m व 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। यदि इसकी विशिष्ट चालकता तो 26×10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए जो दिया गया है इसमें है एस का परमाणु भार जो दिया गया है 32 लेना है आपको, सल्फर का परमाणु भार दिया गया है 32। घ जो प्रश्न के हम लोग बढ़ रहे हैं, घ दिया गया है स्कंदन की हार्डी-सुलजे नियम क्या है, समझाइए। तो स्कंदन का जो देखिए इसमें, या इसे हम लोग अवक्षेपण भी बोलते हैं, तो हार्डी-सुलजे ने अपना एक इंपॉर्टेंट नियम दिया हुआ था, तो उस नियम के बारे में हमें बताना है। ये इस नियम का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग हार्डी-सुलजे नियम, तो देखिए कोलाइडी विलयन पर बनाया गया था। ठीक है, तो जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइड सॉल्यूशन होता है कि आपस के विपरीत आवेश जब मिलते हैं ना तो विलयन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, मतलब अपने आयनों में वो टूट जाता है। ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग इस जो घटना था इसको हार्डी-सुलजे ने अपने हिसाब से समझाया हुआ था। तो मुख्य रूप से देखिए क्या होता है, अवक्षेपित कर देते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है, आवेशों के विपरीत आवेश जो जितना अधिक होगा वह उतना अधिक ही विलयन को क्या करेगा, अवक्षेपित करेगा। मतलब ये बताने का मतलब है कि अगर अपोजिट है, यानी अगर निगेटिव साइन वाला कोई है, ऋणात्मक वाला अगर कोई आयन है तो पॉजिटिव जितना ज़्यादा आएगा वो उतने ही ज़्यादा उसको क्या कर देगा, तोड़ेगा। और जितने ज़्यादा मतलब सम आयन आ जाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर विपरीत आयन आएंगे तो जितना अधिक आएंगे विलयन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अवक्षेपित होगा, उतनी ज़्यादा स्कंदन होगा, उतनी ज़्यादा वो टूटेगा। इसी के बारे में हार्डी-सुलजे ने समझाया हुआ था और इन्होंने बताया था इस बात को विलयन स्पेशल होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए, कोलाइडी विलयन पर उन्होंने इस बात को कहा हुआ था। देखिए मुख्य रूप से जो देखिए यहाँ पर जो हार्डी-सुलजे के नियम का जो उपयोग होता है, देखिए जल शोधन में किया जाता है। ठीक है, दवा के शीघ्र उपयोग में देखिए किया जाता है इसका प्रयोग। जो नदी व समुद्र के बीच डेल्टा बनाते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। धुएं को अवशोषित करने में भी जो होता है स्कंदन का जो ये हार्डी-सुलजे नियम है, इसी के आधार पर कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पर यह कार्य करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके सम्मुख, इसके नंबर भी लिखे गए हैं। जो तीसरे का प्रश्न है, सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुचन क्षमता की गणना कीजिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, तो इसमें प्रोफिशिएंसी जो निकालते हैं, पैकिंग इफिशियंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे निकालने की बात कर रहा है, फाइंड आउट करने की कर रहा है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ख जो है इसमें देखिए अक्रिय गैसों की 2 विशेषताओं के उपयोग लिखिए। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग हम लोग का है निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिक जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, यौगिकों में IUPAC नाम लिखना है इसका। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जो IPSC का। और उसके साथ ही साथ देखिए ये देखिए स्पेशल थोड़ा सा नाम है, अजीब तरीके का नाम रहता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तरीके के आपको दिख रहे हैं ये कंपाउंड सब, तो इनका हमें IPSC नाम लिखना होता है। मैं IPSC नाम पर वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा जल्दी, और वहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया और सेकंड आप देख सकते हैं दोनों 2 दिए गए हैं, और 2 आपके 2 नंबर के हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होता है, इनका नाम लिखने में बड़ा मज़ा आता है।
घ जो प्रश्न इसमें दिया गया देखिए, डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचना एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। डीएनए आरएनए में से कोई एक जरूर पूछता है, या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वाटसन एवं ग्रिक ने जो दिया हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कभी कभी डीएनए और आरएनए के अलग अलग भी पूछ सकते हैं, इनकी क्रियाविधि के बारे में या बातों के बारे में, तो वो आपसे लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका डीएनए वाला जो टॉपिक है। प्रश्न क की प्रश्न चौथे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथे का जो क दिया गया है देखिए, इसमें 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग बोलते हैं, विलियन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो 3 चीज़ें निकालनी है और एक एक नंबर के तीनों आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं ख की ओर। देखिए ख जो इसमें आपका पूछा गया है, तो ख में देखिए यहाँ पर है पेप्टीकरण, और यहाँ पर जो दिया गया है आपको अपोहन। तो अपोहन जो है यहाँ पर दिया गया, और साथ ही साथ जो पेप्टीकरण है, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। और दोनों ही जो प्रश्न हैं इसमें आपके वो आपके 1.5 नंबर के हैं, मतलब आपको 1 सही 1/2 नंबर आपको जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा, पेप्टीकरण पर, और साथ ही साथ 1 सही 1/2 नंबर आपको जो मिलेगा वो अपोहन पर मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा बाद में। अभी फिलहाल में हम लोग अपने मॉडल पेपर को देख रहे हैं। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग जो हम लोग का प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो प्राथमिक देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो होता है, ये एमिनो डिफरेंस के बीच में, इनके बीच में कभी कभी पूछता है, या तो कौन सा इनमें जो इक्वल समीकरण बनते हैं इनके बारे में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। या तो कभी कभी इसी पर आपका कुछ दूसरे भी जो आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उन पर भी प्रश्न पूछ देता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल के रूप में, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, घ जो आपका प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, इन दोनों का हमें समीकरण भी लिखना है। तो 1 नंबर आपको ग्लूकोज की संरचना पर मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ें जो आपको इसमें ये 2 चीज़ें लिख रहे हैं उन पर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वें का देखिए का यहाँ पर दिया गया जो प्रश्न है, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ देखिए यहाँ पर S के हिमांक में कमी, दूसरा जो है S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, तीसरा जो है 300 के पर घुल विलयन का पराशर दाब, चौथा जो है X का अणुक द्रव्यमान अणुभार हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। 5वीं चीज़ जो है इसमें देखिए, जहाँ KB = 5 पॉइंट लेना है आपको 0, और KS लिखना है 32, और यस का जो आणविक द्रव्यमान जो होगा 150 विलयन का जो घनत्व है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर के प्रश्न है। घ जो इसमें दिया प्रश्न दिया गया, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रश्न इस पर सवाल जरूर पूछता है आपसे, या तो फिर इसको डिराइव करने के लिए ही पूछता है इस इक्वेशन को, तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम लोग को एक्सप्लेन भी करना है। ग प्रश्न हम लोग का जो दिया गया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला जो दिया गया है, ये रंगीन आयन बनाते हैं, दूसरा जो है ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। तो इसके आधार पर जो है संक्रमण तत्वों को हमें डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। देखिए जो 5वां घ दिया गया, लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। 6 में देखिए आपका ऑप्शन नंबर क जो दिया गया है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला जो है, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस, क्यों। सेकेंड जो है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। थर्ड जो है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों। कारण सहित हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है हम लोग को, या अथवा इसके देखिए अथवा में भी दिया गया था आपका प्रश्न। मैंने यही बताया पहले कि 15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें अथवा बहुत सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए किस पर आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं या किस पर आपको अच्छे से मैटर आ रहा है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो हैबर विधि के द्वारा जो हम लोग अमोनिया को प्राप्त करते हैं NH3 को, तो इसे हम लोग को बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है हैबर विधि। ख की ओर बढ़ते हैं हम लोग 6वें के। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो नाम वाइज जो रिएक्शन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 2, 3, 4, 5 आपके फिक्स हैं, वो हर बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। पहला देखिए इसमें दिया गया राइमर टीमेन अभिक्रिया, दूसरा जो है कोल्बे अभिक्रिया। तो इस पर हम लोग को टिप्पणी लिखना हुआ। तो टिप्पणी मतलब देखना कि इसका आपको इक्वेशन दिखा देना है और यहाँ पर बस उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना है, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा।
थर्ड इसमें जो है देखिए लिखा गया है विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशनों में से एक है। अथवा में देखिए इसके क्या दिया जाता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हम लोग को देना है तो क्या होता है जब, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको मिल सकता है। अगर आपको अगर नेम वाइज अगर आप 5-10 तैयार कर लेते हैं इक्वेशन तो वहाँ से आपके 2-3 फंस जाएंगे, ये तो फिक्स है। या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि रासायनिक। और देखिए जो रसायन के जितने भी इक्वेशन होते हैं उनको याद करने का कोई विशेष फैक्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो आप उसको जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर जाएँ, 1 से 2-3 कापे रफ कापे आप अगर भर देते हैं तो वह आपके माइंड में एकदम सेटअप बैठ जाएगा। तो एकदम इसको रख दीजिए, एकदम लिख लीजिए, एकदम कई बार एक क्वेश्चन को लिखिए, उससे आपको तैयार हो सकता है। फिर उस चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि ये कैसे हो रहा है, तब ये इक्वेशन आपको इजीली आसानी से याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसमें जो दिया गया था क्या होता है जब तो फिनाल को जिंक जूट के साथ गर्म किया था तो क्या होता है। दूसरा दिया गया एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। थर्ड जो है डाई एथिल ईथर को कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है। फोर्थ जो है फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। पांचवी जो बात इसमें लिखा गया फॉर्मेल्डिहाइड की गिरग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। देखिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। 7वें में देखिए आपको किस प्रकार से प्रश्न मिलते हैं। तो 7वें का जो कह दिया गया एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। या तो अथवा में देखिए इसके क्या दिया रहेगा, निम्नलिखित को समझाइए। जो पहला इसमें प्रश्न है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है, अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है क्यों। तो आर्थो मेटा पैरा पर जोड़ जुड़ता है कंपाउंड, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है। सेकंड जो है आपका एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं हुए भी जल में अमिश्रणीय हैं। तो ये आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे अथवा में 7वें का के। ख की ओर हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। 7वें का जो ख प्रश्न दिया गया है, आइए चलिए उन्हें देखते हैं। ख प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ख जो दिया गया है 7वें का, और ये सेशन का हम लोग के आखिरी प्रश्न भी है इस मॉडल पेपर का जो आपका आज का चल रहा था क्लास 12th केमिस्ट्री का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ख जो दिया गया निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक समीकरण परीक्षण लिखिए। पहला जो दिखा गया प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन, सेकंड है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, थर्ड जो है एसिटोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन। या तो इसके अथवा में निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। पहला जो है देखिए ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, सेकंड जो है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। थर्ड जो है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, फोर्थ जो है प्रोपेनॉन से प्रोपीन, पांचवा जो दिया गया बेंजोइक अम्ल से यम नाइट्रोबेंजील एल्कोहल। तो ये आपको 5 रासायनिक समीकरण देना है केवल, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके इक्वेशन होते हैं उनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का मॉडल पेपर, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, क्लास 12th का रसायन विज्ञान का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यूट्यूब पर फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में जो आपको इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है इस पर वीडियो, फ्री प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एक, जिस पर कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, अपने महत्वपूर्ण किस सब्जेक्ट पर आपको क्या समस्याएं हैं अपनी हेडिंग रखिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत उस पर क्या होगा आपको वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगा। और जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो फिर आपको लाइव क्लासेज भी मिलते रहेंगे। और एक व्हाट्सएप नंबर आपको सेव करना पड़ेगा, 950 690 285। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर में आपकी समस्या का समाधान है। तो ग्रुप में आप जुड़ जाइए ताकि तैयारी का आपकी तैयारी और बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप है वो फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें। साइंस साइड के बच्चे हो गए क्लास 12th के, आर्ट साइड के हो गए, मैथ ग्रुप के हो गए, और उसके साथ ही साथ जो आपके क्लास 10th के बच्चे हो गए या छोटे भाई बहन हो गए, तो सभी पर इस चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए। उसके अलावा भी सभी चीज़ों पर सभी लोगों को इसके बारे में बता दीजिए ताकि वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर करें। और मुख्य रूप से जो इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट हैं उन तक तो इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजें, क्योंकि हो सकता है वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें, वो भी फ्री में कुछ MB खर्चा करके। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ठंडी बढ़ गई है, रेगुलर देखिए क्लासेस भी आप अटेंड रेगुलर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि घर पर कितनी ज़्यादा स्टडी आप करेंगे यही ज़्यादा मायने रखता है। मेरे हिसाब से तो जनवरी फरवरी में लोगों को तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च का जो समय होता है इसमें आप घर पर ज़्यादा स्टडी कीजिए,
और जब हम लोग पढ़ते थे अपने समय की बात मैं बता रहा हूँ, तो हमारे टीचर लोग, शिक्षक लोग खुद ही बोल देते थे कि बेटा इस समय तुम लोग की आने की जरूरत ही नहीं है, घर पर जितनी ज़्यादा स्टडी करो, जो आपका हफ्ते भर का 4 दिनों 5 दिनों 6 दिनों 8 दिनों का डाउट है उसको क्लियर करिए। तो ठंडी बढ़ गई है, रजाई में उड़कर सो मत चाहिए, रजाई में बैठ कर पढ़िए, ठीक है। और याद रखिएगा कि स्टडी आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपका जरूर कराया जाएगा, ये मानकर चलिए कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका ज़रूर होगा, तो उसके हिसाब से आपने तैयारी करिए। और अगर प्री बोर्ड मान लीजिए, प्री बोर्ड तो होगा ही, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है लेकिन आपको कंपटीशन में काम देगा। कंपटीशन में देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई। अगर जो बच्चा अपने से सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो देखिए बीएचयू में कहीं ना कहीं से इंट्रेंस हो गया, या कोई अच्छी जगह का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर वो क्वालिफायर हो जाएगा और अपना बेस्ट दे सकेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन बच्चों पर जो इकोनॉमिकल भी करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से जो होता है हम लोग को एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ हमारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है और मनोबल मिलता है कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। नंबर जो मैंने बताया 950 690 227, इसे सेव कर लीजिए।